नमस्ते। मैं हूं आपकी अनामिका फ्रॉम रोलिंग पंपकिन प्रोडक्शंस। जिस तरह 22 अप्रैल को पहलगांव के टूरिस्ट स्पॉट पे हिंदूज को चुन चुन के मारा गया, ऑलमोस्ट 28 से 30 लोग वीरगति को प्राप्त हुए, उनके लिए हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और इस विषय पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अजय श्रृंगो जी ने, जो कि पन्नून कश्मीर के चेयरपर्सन हैं। नमस्ते। कहिए। हाँ, नमस्ते अजय जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। जो ये टेररिस्ट का हादसा हुआ, उनमें टेररिस्ट ने क्लियर कर दिया कि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि यदि आप हिंदू हो, आपको मार्क किया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। और मैंने आपका एक ट्वीट पढ़ा जिसमें आपने कहा कि व्हाट इज मोर क्रिमिनल, जेनोसाइड होना या जेनोसाइड की डिनायल में सालों साल रहना। तो आपका क्या कहना है कि ये वही जेनोसाइड की प्रक्रिया जो कि 1990s में थी, वही आज भी कंटिन्यूड है? हाँ बिल्कुल है। जो मुस्लिम टेररिज्म या इस्लामिक टेररिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो हिंदू जिनोसाइड है। और जब ये जिनोसाइड की प्रक्रिया जो कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड करके आगे चली थी, ये इस वक्त इसका फैलाव पूरे देश में हुआ है। अब ये डिफरेंट तरीके के डिफरेंट किस्म के हिंदू टारगेट्स को अपनी चपेट में ले रहा है। तो बेसिकली वायलेंस जिनोसाइडल है। जो आपने पहलगाम में देखा, ये कोई टेररिस्ट वायलेंस नहीं है, जिनोसाइडल वायलेंस है। स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनको डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस का हिस्सा बनाना, उसका प्राइम टारगेट बनाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो एक साइड से जिनोसाइड की प्रक्रिया चल रही है जो जिहादी टेररिज्म का एक बिल्कुल एक जिसको आप कहिए सबसे ही प्रमुख लक्षण है, जो सबसे ही प्रमुख आप कहिए कि उसकी पहचान है। दूसरे साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि डिनायल ऑफ जिनोसाइड, इसको टेररिज्म मानो, छुटपुट घटना मानो, एक ऐसी घटना मानो जिसका एक बड़ा कोई स्वरूप नहीं है। तो ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया होती है। और डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया हमेशा जिनोसाइड की प्रक्रिया को कम्प्लीमेंट करती है, चाहे भारत सरकार की मंशा है ना नहीं। बाय इम्प्लीकेशन जब उनकी पॉलिसी डिनायल ऑफ जिनोसाइड बनती है तो वो उनका एक कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बनता है, एक सहयोगी एक रूप उनका आ जाता है। जहाँ तक जो टेररिस्ट के माध्यम से जो जाति विध्वंस की जिनोसाइड की घटनाएं घटती हैं वो उसके लिए, तो ये जाने अनजाने में सहयोगी बन जाते हैं उसी प्रक्रिया के। अब हिंदू की विडंबना ये है कि एक साइड से जिनोसाइड चल रहा है और दूसरे साइड से जिनको बचाना चाहिए, जिनोसाइड का प्रतिकार करना चाहिए, वो डिनायल ऑफ जिनोसाइड को चला रहे हैं। इसलिए इन ए वे हिंदू फंस गया है बीच में दो एट्रिशन प्रोसेसेस का, जिनोसाइडल एट्रिशन और एट्रिशन ऑफ द डिनायल ऑफ जिनोसाइड। बात मैं कह रहा हूं कि हिंदू फंस गया है दो प्रक्रियाओं के बीच में से। एक साइड से जिनोसाइड की प्रक्रिया है, दूसरे साइड से डिनायल ऑफ हिंदू जिनोसाइड की प्रक्रिया है। और दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री प्रक्रियाएं। और उसके पास सर्वाइवल के ऑप्शंस कम हो गए हैं क्योंकि सरकार जिसको बचाना था वो डिनायल ऑफ हिंदू जिनोसाइड की प्रक्रिया चला रही है। लेकिन अजय जी, कॉमन सेंस की बात है, उन्होंने तो मैसेज क्लियर भेज दिया कि हिंदूज आर नॉट एट ऑल वेलकम इन कश्मीर। बट द पॉइंट इज टूरिज्म उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सो वो अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? दुनिया में कहीं पे भी पान इस्लामिक टेररिज्म में इकोनॉमिक डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से बात को देखा नहीं। जो पान इस्लामिक टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम इकोनॉमीज को स्टेबलाइज नहीं करना चाहते हैं, वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जहां पे भी मुस्लिम डोमेन हो वो एक अनगवर्नेबल डोमेन बने, क्योंकि पान इस्लामिक टेररिज्म ग्लोबल इलीगल इकोनॉमी के माध्यम से ऑपरेट करता है, ड्रग मनी के माध्यम से ऑपरेट करता है, आर्म्स ट्रेड के माध्यम से ऑपरेट करता है, प्रोस्टिट्यूशन कार्टल्स के माध्यम से ऑपरेट करता है, वीडियो पायरेसी के माध्यम से ऑपरेट करता है। इसलिए दुनिया में कहीं पे भी सीरिया से लेके जम्मू कश्मीर तक
जो पान इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो लोकल इकोनॉमीज को स्टेबलाइज नहीं करना चाहते, वो लोकल इकोनॉमीज को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब डिपेंड इतना ही करता है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उनका कितना इन्फ्लुएंस है पान इस्लामिक कमांड स्ट्रक्चर्स पे, तो वो उस बात को थोड़ी देर डिले करवा सकते हैं अपने इन्फ्लुएंस के कारण। लेकिन पान इस्लामिक टेररिज्म दुनिया में कहीं पे भी मुस्लिम इकोनॉमीज को स्टेबलाइज नहीं करवाना चाहता, इसलिए ये गलत धारणा है कि पान इस्लामिक टेररिज्म और पान इस्लामिक सेपरेटिज्म इसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, लीगल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, और इलीगल इकोनॉमी उनके कब्जे में है, आपके कब्जे में नहीं है। ये जो धारणा है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट यदि लिंक होंगे तो ऑटोमेटिकली इससे टेररिज्म कम होगा, ये मतलब इन अ वे आप एक डेल्यूजन एंड इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी क्रिएट कर रहे हो और आप टूरिस्ट को एक शील्ड बना रहे हो, राइट? हाँ, आप अपनी पॉपुलेशन सेगमेंट्स को धकेल दे रहे हो एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे जान का खतरा है, लेकिन उनको इस भ्रम में रख के कि वहां पे नॉर्मलसी है, तो आप तो एक क्राइम कर रहे हो एक तरीके से। तो ये देखिए, ये जो ये पॉलिसी है, ये जो ये स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग है कि भाई एम्पावरमेंट से और इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुस्लिम एलिनेशन, मुस्लिम सेपरेटिज्म क्योर होता है, ये तो 75-77 साल तो कश्मीर में यही पॉलिसी थी। जब शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको इलेक्शन करके नहीं बनाया, उसको यही सोच के कि हम मुसलमान के हाथ में हुकूमत दे देंगे तो फिर यहाँ पे अगर कोई प्रो पाकिस्तानी है, प्रो एंटी इंडिया है, वो ठीक हो जाएगा, वो हमारी साइड से आ जाएगा। 75 में जब शेख अब्दुल्ला को रिलीज किया गया, उस वक्त भी यही धारणा थी कि हम एम्पावर करेंगे मुसलमान को, और एम्पावरमेंट से फिर सेपरेटिज्म खत्म नहीं है, एम्पावरमेंट से सेपरेटिज्म बढ़ गया। शेख अब्दुल्ला के पावर में आने के बाद सिर्फ 10 साल में एक सिचुएशन, एक बगावत का माहौल जम्मू कश्मीर में बना। तो ये पॉलिसी, ये जो ये सोच है, ये अनटेस्टेड प्रोमाइज है, ये कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है, ये इसको एक्सपीरियंस ने प्रूव नहीं किया है, और ये कहीं पे एकेडमिकली टेनेबल नहीं है। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज द पॉलिटिकल अप्रोच ऑफ अ पर्सन बाय फीडिंग द बेली, यू हैव टू फीड द माइंड। राइट। भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है, उन्होंने कहा कि हम पैसा देंगे, नौकरी देंगे, तो उसके कारण खुद ऑटोमेटिकली एलिनेशन खत्म हो जाएगी। यही सोच रिसेंटली मैं एग्जांपल देता हूँ, नेतन्याहू गवर्नमेंट की थी कि हम गाजा के पैलेस्टीनियंस को हम नौकरी देंगे, हम उनको पैसा देंगे, बाकी जगहों से भी पैसा आएगा, तो वहां पे मुस्लिम एलिनेशन खत्म हो जाएगी। वहां पे एक युद्ध की परिस्थिति में अब वो आ गए हैं, और जिस पार्टी को उन्होंने वहां पे वर्चुअली इंस्टॉल होने में मदद की, वही पार्टी इस वक्त युद्ध कर रही है इसराइल के साथ। इंडिया में ये बार बार हुआ, खासतौर से जम्मू एंड कश्मीर में, इसका कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी से एलिनेशन कम होती है। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब कश्मीर के टूरिस्ट से बिजनेसमैन को जम्मू के टूरिस्ट बिजनेसमैन के साथ जेन्युइनली compete करना पड़े, तब उसका माइंड दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कश्मीरी टूरिज्म इंडस्ट्री की एक ट्रैवल एजेंट बन गई, उनको टूरिस्ट लाने के लिए और कुछ करना नहीं पड़ रहा था, भारत सरकार खुद वो काम कर रही थी। तो उन सबको लगता है कि भाई ये तो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी पे, ये तो एलिनेशन पे एक डिविडेंड है, भारत सरकार उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार है। जब आपने ये माहौल बनाया कि भाई आप सेपरेटिज्म आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इस बात को लेके कि आपको कितना हम पैसा देंगे, कितनी आप सब्सिडी देंगे, कितनी आपकी मदद करेंगे। जब आप डिपेंडेंट बनाओगे इस वहाँ की इकोनॉमी को सब्सिडीज पे, लार्जेसीज पे, ऐसे बायस्ड या जिसको आप कहें कि एक टोटली इम्बैलेंस वाले अप्रोच पे, मैंने जैसे आपको कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी टूरिस्ट व्यवस्था की एक ट्रैवल एजेंट बन गई थी।
अमित शाह जी उनके एक ट्रैवल एजेंट थे, टूरिस्ट एजेंट थे। उनको तो लगता है यार हम तो कमाल कर रहे हैं, उनको लगता है कि जब तक हम सेपरेटिस्ट थॉट रखेंगे तब तक ये सारा फायदा हमको आएगा। जिस वक्त हम इन अ वे आप जिहाद को इंसेंटिवाइज ही कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बात, आप वहीं पे डेवलपमेंट वो थोप रहे हो जहाँ पे जिहाद है। इन कंट्रास्ट यदि आप, जो आपने बात सही कही कि जब तक इनको जम्मू से और अदर रीजन से कंपटीशन नहीं मिलेगा और जब तक इनको एक एश्योर्ड वो मिलेगा कि भारत सरकार तो यहाँ पैसा देगी देगी एंड टूरिस्ट को यहाँ भेजेगी भेजेगी, तो उनको क्या इंसेंटिव है इस चीज से बाहर आने का, राइट? देखिए एलिनेशन को दूर करने के मल्टीपल लेवल्स हैं। एक लेवल ये भी है कि भाई आप जेन्युइन लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका एक भागीदारी हो, और लेजिटिमेट इकोनॉमी में एक उसका फीचर होता है कॉम्पिटिटिवनेस। दो दुकानदार हैं, दोनों मान लीजिए शूज का काम कर रहे हैं, जो बेटर रेट्स देगा, जो बेटर क्वालिटी देगा वो दुकान ज्यादा चलेगी। इसी तरह से हर एक लेवल पे ऐसा होता है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, आप जब आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन को काउंटर करने की कोई व्यवस्था नहीं रखोगे, आप जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट वहां पे है जो काम कर रही है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखोगे। देखिए पिछले साल में कभी उसका कोई कमीशन बिठाया, कभी उसका संज्ञान लिया कि भाई हम ये काम देखेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। इस बात सोचा कि जो पुरानी मस्जिदों में मौलवियों को तनख्वाह मिलती थी और नई मस्जिदों में जो मौलवियों में को तनख्वाह मिलती है, इसमें अंतर क्यों है? वहाँ भी मॉस्क या रेडिकलाइज्ड मॉस्क में मौलवियों की तनख्वाह कैसे ज्यादा है और जो एतिकादी मॉस्क से वहाँ पे कैसे कम है? इन्होंने इन चीजों को कहीं पे प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। इन्होंने कोशिश ही नहीं की है जानने की कि जो बाहर से अरब कंट्री से पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो पैसा कौन दे रहा है स्कूलों को बनाने के लिए, मदरसों को बनाने के लिए, मस्जिदों को बनाने के लिए। इन्होंने कभी ये किया? आपने कभी सुना है कि भारत सरकार ने कोई कमीशन क्रिएट किया ये जानने के लिए? भारत सरकार ने तो जैसे वो अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया, उसके बाद जो उसके फॉलो अप स्टेप्स थे, मतलब दे वर नॉट फॉलोड एंड दे आर काइंड ऑफ कमजोर एंड मिसगाइडेड। हाँ, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 370 ने के न्यूट्रलाइज होने के बाद जो संवैधानिक संरक्षण था एक मुस्लिम स्टेट्स का भारत की धरती पे, वो संवैधानिक संरक्षण खत्म हो गया। लेकिन अंदर से जिस मुस्लिम राज्य का निर्माण हुआ था 70 साल 75 साल, उसको तो डिसमेंटल करना था, वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने उसी मुस्लिम हेजेमनी को जो धारा 370 के तहत चल रही थी, इकोनॉमिक डोमेन में, एजुकेशन डोमेन में, डेवलपमेंटल डोमेन में, उसी को इम्प्लीमेंट किया और मुसलमान को ये बताने की कोशिश की कि आर्टिकल 370 के बाद तो तेरे पास हम ज्यादा पैसा देंगे, पहले से भी ज्यादा पैसा देंगे। तो एक हिसाब से मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को उन्होंने कंसोलिडेट किया। मुस्लिम स्टेट की जो पेनिट्रेशन, मुस्लिम स्टेट का जो फैलाव था एक सेकुलर सिस्टम में, उसको उन्होंने रोकने का, उसको उन्होंने इरोड करने की कोई बात नहीं की। और बेस्ट एक्सप्रेशन होता है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज में लॉपसाइडेड हो इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स, जैसे भारत सरकार लॉपसाइडेड थी टू प्रमोट टूरिज्म टू कश्मीर, भारत सरकार ने कभी ऐसा काम हिमाचल के टूरिज्म के लिए नहीं किया, इवन जम्मू के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नहीं किया। भारत सरकार तो एक वो है, लेकिन जो हमारी वैचारिक स्तर पे इतनी विषमताएं हैं कि जैसे सेम डीएनए है, टेरर का कोई रिलीजन नहीं है, बस चंद मुस्लिम खराब होते हैं, उसका क्या करें? इसमें मैं नहीं कहता हूं, जिसको बीजेपी वाले नेहरूवियन लिगेसी बोलते हैं, ये वही नेहरूवियन लिगेसी को रुथलेसली इंप्लीमेंट कर। नेहरू के 64 में मरने के बाद अभी भी नेहरू इनके लिए सबसे जीवंत एक एंटिटी है। हर दिन ये किसी ना किसी रूप में नेहरू की बात करते हैं। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि यार वो 64 में चला गया नेहरू, अब तो आप बताओ आपने क्या किया। ये कहीं पे ये नहीं बोलने का प्रयत्न करते हैं कि 10 साल से हम पावर में थे, हमने किस नेहरूवियन लिगेसी को जम्मू कश्मीर में चेंज किया। नेहरूवियन सोच, सो कॉल्ड नेहरूवियन सोच भी यही थी कि कश्मीरी मुसलमान के हाथ में पावर दे दो,
उसके हाथ में इकोनॉमिक कंट्रोल दे दो, उसको सब्सिडाइज फाइनेंशियल हेल्प कर दो, तो एलिगेशन खत्म हो जाएगी। इन्होंने भी वही किया, इन्होंने उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के ये किया है। अगर आप इनकी टूरिस्ट पॉलिसी को एनालाइज करेंगे, मैंने कहा कि ये टूरिस्ट एजेंट बन गए थे टोटलिटी में। भाजपा गवर्नमेंट दिल्ली में कश्मीर की एक ट्रैवल एजेंट, एक टूरिस्ट एजेंट बन गई। ये सिलसिला इनका था, ये प्रक्रिया इनकी थी। मैं एक वीडियो क्लिप शेयर करना चाहती हूँ। मेजर फेलियर मैसेज भी जाना चाहिए कि वो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा, एक स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या बात करूं मैं इन बहन मैं सोच रही हूँ कि एक दिन ये तो इग्नोरेंस की पराकाष्ठा। ये कहती हैं कि उन्होंने हिंदू पहचान करके मारा। हाँ, सामने वाला बोल रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ। कहते हैं कि सेपरेटिस्ट ब्लफ उसमें आ जाते हैं। भारत सरकार कोशिश, और ये इस बात को मान भी रही है, फिर भी कहते हैं कि क्योंकि इस बंदे ने मुझे बोला ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए, भारत सरकार ने, उसके पास क्लियर कट साक्ष्य थे जब हिंदू को निकाला, वहां से कश्मीर से निकाला। उन्होंने कहा उस वक्त भी ये कम्युनल वायलेंस नहीं है, ये जिनोसाइडल वायलेंस नहीं है। मैसेकर्स वहां पे है, उन्होंने कभी ये नहीं माना कि ये जिनोसाइडल मैसेकर्स है। और जो हिंदू वहां पे रह रहे हैं उनको सिलेक्टिवली टारगेट करके मारा गया, और हर एक किलिंग के बाद उन्होंने उद्घोषणा की कि हमने क्यों इनको मारा। उसके बाद भी भारत सरकार ने ये कहा कि भाई ये तो भारत सरकार की पॉलिसी है टेरर हैज नो रिलीजन। तो जब तक ये पॉलिसी है तब तक ये चलता रहेगा। उस हिसाब से जो कल घटना घटी है, जिन लोगों ने वो घटना घटाई, ये इसका कोई रिलीजियस मोटिवेशन है नहीं। ये की प्रवृत्ति से प्रेरणा लेके ये वायलेंस नहीं है। और वो उद्घोषणा करके कहते हैं कि ये जिहाद है। जिहाद हमको हमारे अल्लाह ने कहा है कि आपको करना है, ये हमारी किताब में लिखा है कि आपको करना है, काफिर के खिलाफ आपको जिहाद करना है, ये प्रक्रिया है। देखिए, यही बात है जो ये मैडम जी बोल रही थी कि अभी कल घटना घटी है। एग्जैक्टली। उसके बाद किस व्यक्ति ने इनको क्या बोला है और इसकी क्या समझ है, दोनों बातें। अगर ये इसकी अपनी समझ है तो ये वस्तुस्थिति से कितनी दूर है, और अगर किसी ने इसको बोला है कि ये बोलो, तो वो व्यक्ति क्या है, वो कितना विघटनकारी है जो ये कर रहा है। तो आपने पहले जेनोसाइड हुआ, आप बोलते हैं कि तब भी बीजेपी सरकार थी, तो अभी के आप जब कश्मीरी पंडित्स को निकाला गया, तो अभी के आप पहलगाम अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसको देते हैं? बीजेपी को ही? कब की? मैं तो समझता हूँ कि अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए। अगर अमित शाह जी नहीं करते तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिजाइन करना। अगर उससे रिजिग्नेशन नहीं लेते तो कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिजिग्नेशन लेना। इनकी जो ये पॉलिसी रही कि हम टूरिज्म से टेररिज्म को खत्म करेंगे, ये तो एक आत्मघाती पॉलिसी थी। इन्होंने उद्घोषणाएं की कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, किसी को भी अकाउंटेबल बनाओ। आपका पिछले 2 साल से जम्मू में हिंदू बहुल क्षेत्र में एक आतंकवाद चल रहा है जिसमें scores of security personnel have been killed, scores of civilians have been killed. आपने कभी भी अपनी पॉलिसी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की कोशिश नहीं की। उद्घोषणाएं आपने जरूर की कि आज सिक्योरिटी रिव्यू होगा। किस बात का रिव्यू? तो इसी बात का होना चाहिए कि अगर आप समझते हो कि टेररिज्म एक सेकुलर एंटिटी है, इसको कोई विचारधारा नहीं चला रही है, अगर अभी तक आप समझ रहे थे, अब कम से कम इसको रिव्यू करना चाहिए कि भाई जो टेररिज्म करते हैं
उनकी एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो उनका मजहब है वो कहते हैं कि उससे प्रेरित है, जो उनकी किताब है वो कहते हैं उसमें से उनकी प्रेरणा मिलती है। वो जो जिस भगवान को मानते, जिस अल्लाह को वो कहते हैं कि उसका फरमान है। बात ये नहीं है कि सारे मुसलमान इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो तो घोषणा करके ये वायलेंस करता है। तो आप अगर इस बात को भी नहीं मानोगे, इस बात को भी रिव्यू नहीं करोगे, फिर क्या करोगे आप? इसलिए 10 साल जो भाजपा ने यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में प्रचार किया और यहाँ पे जो गवर्नेंस मॉडल को डिप्लॉय किया, वो उनके सामने बिल्कुल फेल हो रहा है। इसकी जिम्मेवारी तो किसी की है ना। मैंने सुना है कि अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन थी कि किश्तवाड़, भद्रवाह या कश्मीर के कुछ एरियाज में एक मेजर घातक टेररिस्ट एक्ट हो जाएगा। जहां पे ये घटना घटी वहां पे अगर 7 या 8 लोगों की पुलिस चौकी भी होती तो शायद ये इतना जघन्य अपनी दुनिया में है। अमित शाह इज लिविंग इन हिज ओन कुकूज वर्ल्ड। उन्होंने अपनी दुनिया का एक नक्शा बनाया मोदी जी ने। वो कोई बोलते थे मी टार्जन, हम टार्जन हैं। ये एक इनकी प्रवृत्ति आपस में है। तो किसी को तो लेना है ना, किसी को तो इसका खमियाजा भुगतना है। पाकिस्तान पाकिस्तान करके ये करें पाकिस्तान के साथ, हम सहयोग भी देंगे उस बात का, लेकिन ये डाइवर्शन है। इनकी प्रॉब्लम अंदर है, इनकी प्रॉब्लम मुसलमान के साथ है। मुसलमान सोसाइटी के गर्भ में से आतंकवाद निकल रहा है। जो मुसलमान उसके साथ डिस्टेंस करते हैं पॉलिटिकली, वो भी चाहते हैं कश्मीर का पॉलिटिकल सोल्यूशन हो। पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा कि भाई मुस्लिम्स को अलग एक व्यवस्था का निर्माण करने दो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी पॉलिटिक्स है, ये पीडीपी की भी पॉलिटिक्स है। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के लिए सेकुलर फॉर्मेशन है। तो कैसे आप फाइट करेंगे? आपका मेन स्ट्रीम भी उनके डिस्पोजल पे है, आप खुद उनके डिस्पोजल पे हो। फिर एक ही चीज होती है, आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने का एक नाटक करते हो। ये नाटक चल रहा है, मल्टीपल लेवल्स पे चल रहा है। और जो जिनोसाइड का, जाति विध्वंस का जो एक खेल कश्मीर से अंदर आके पूरे देश में फैल चुका है, इस खेल के प्रति आप अपनी आंखें मूंद लेते हो। जब मुर्शिदाबाद में कुछ होता हो तो आप कहते हो कि ये ममता जी कहती है कि ये आप कर रहे हो। जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में आप लोगों का ध्यान हटाते हो, दोनों साइड से। कॉर्पोरेशन है कि जो भारत का विभाजन हुआ, आप लोगों की, ये तो भाजपा की है ना कि वो कहते हैं कि भारत का विभाजन ने किया, और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भारत का विभाजन तो अंग्रेजों ने किया। मुसलमान की कोई नाम नहीं लेता कि मुसलमान ने फिर क्या किया। जिनके लिए पाकिस्तान बना उन्होंने क्या किया, उनका नाम इस वक्त भी वही चल रहा। आप देखिए, आपके पास क्लासिकल एग्जाम्पल है मुर्शिदाबाद का। भाजपा बोल रही है कि ममता बनर्जी कर रही है, ममता बनर्जी बोल रही है कि भाजपा कर रहा है। जो कर रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कश्मीर में भी आप ये देखेंगे, जो आपने अभी सुना कि यही प्रक्रिया चल रही है। वहां से जाने वाले कुछ टूरिस्ट ने बयान दिलवाया कि हमको बहुत मजा आ गया, वहां पे हमारी बहुत खातिरदारी हुई। तो इस बात को डिफ्यूज किया जाए इसको। लेकिन ये एब्रेशन होता तो कश्मीरी हिंदुओं का कब का रिवर्स हो गया होता। ये एब्रेशन नहीं, ये सेपरेटिज्म का एक्सप्रेशन है, ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का कार्डिनल एक्सप्रेशन है। भारत सरकार नहीं मानती है कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव डेमोग्राफिक डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदूज है, डेमोग्राफिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिंदूज है। भारत सरकार की कोई भी इकाई, डिफेंस का कोई भी किसी भी लेवल पे इस बात को फॉर्मली नहीं माना जाता है। वो समझते हैं कि ये करने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन वे मुस्लिम कम्युनलिज्म को भारतीय जो सामरिक दृष्टिकोण है या भारतीय जो वैचारिक दृष्टिकोण है जम्मू कश्मीर को चलाने के बारे में, उसमें मुस्लिम जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसको वीटो है।
जो बात उनको अच्छी नहीं लगती है वो पॉलिसी नहीं चलानी। ये अभी तक 75 साल से एक सिलसिला चल रहा है, और जिसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी इंटेंसिटी के साथ, कांग्रेस से भी ज्यादा इंटेंसिटी। तो भारत सरकार के लिए इस चीज को ना एक्सेप्ट करना, मुस्लिम कम्युनलिज्म और मुस्लिम की जो वीटो पावर है, इट्स वेरी कन्वीनियंट टू ब्लेम पाकिस्तान। तब हिंदूज एंड मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए, सब खुश है इस चीज में। नहीं, बेसिकली आपको एक्शन से मुकरना है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन किसी पॉइंट के बियॉन्ड करने से लगभग एक ग्लोबल कंसेंसस है, ये नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर होगा। तो जब आप पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं तो आप एक डाइवर्शन हिंदू पॉपुलेशन या नेशनलिस्ट लोगों में करते हैं। आपका ध्यान जो हो रहा है ग्राउंड पे उससे हट के पाकिस्तान की तरफ जाता है। फिर जब आप पाकिस्तान के खिलाफ आप कुछ सिंबॉलिक एक्टिविटी करते हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों की फीलिंग को एसरेज करते हो, लेकिन बेसिकली आपकी मंशा कुछ न करने की है। इसलिए पाकिस्तान को ब्लेम करना कुछ न करने की एक प्रक्रिया है, स्टेटस को प्रिजर्व करने की एक प्रक्रिया है। स्टेटस को ब्रेक करके एक नए विजन के साथ सिचुएशन को टैकल करने की प्रक्रिया नहीं है। सर, लेकिन जैसे आप बताते हैं कि जो टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं उनकी सोफेस्टिकेशन बढ़ रही है, यदि, और मैं आए दिन ये प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ कि पाकिस्तान टूटने वाला है, ये होने वाला है, 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो फंड कौन कर रहा है? उनकी सोफेस्टिकेशन क्यों बढ़ रही है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा कि भाई सेल्फ डिल्यूजन, भाजपा की टेररिज्म को, पान इस्लामिक टेररिज्म को लेके, इस्लामिक सेपरेटिज्म को लेके और पाकिस्तान को लेके एक सेल्फ डिल्यूजन की एक प्रक्रिया भारत सरकार ने जनरेट की है। वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूअर, एक जीतने का भ्रम, या एक जिसको कहें कि आपकी डोमिनेंस का भ्रम आप पैदा करते हैं। उसमें आपको आप खुद भी साइकोलॉजिकली आपको लगता है मैं सेफ हूं, और लोगों को भी लगता है कि आप कुछ करना ही नहीं है, आप पाकिस्तान तो खुद ही टूट रहा है, हमको क्या करना है। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन ये सिचुएशन बहुत यहाँ पे डिबेट में किया जाता है कि भाई पाकिस्तान का बजट डिफिसिट इतना है, इनका कर्जा इतना है, अब इनके पास पैसे नहीं है। तो नॉर्मल लॉजिक आता है कि अब इनके पास फौज चलाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, जंग करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो हमको लगता है यार हम तो जीत रहे हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति जिसकी बात औपचारिक लेवल पे भारत सरकार कर रही है कि यहाँ पे कह रहा है कि वो भिखमंगे हैं, भिखमंगों से क्या बात करनी है, हम तो पाकिस्तान की बात ही नहीं करेंगे। ये तो अभी जयशंकर ने कहा, अभी पाकिस्तान की हमको क्या बात करनी है, ऐसे वो बोलते हैं कि एज इफ पाकिस्तान इज नो नथिंग। तो बाद में ये घटना घटती है, सब लोग बोलते हैं पाकिस्तान इज एवरीथिंग। सबको जो हो रहा है ये पाकिस्तान के कारण हो रहा है। तो इससे बड़ा कंट्रडिक्शन आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, हम कॉमन सेंस की बात करें, क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपके ध्यान में लाया कि नेहरू 64 में मर गया, अभी भी ये नेहरू क्यों करते हैं? मुझे बताइए ना, अभी भी ये नेहरूवियन पॉलिसीज को क्यों चला रहे हैं? अब मुझे बताइए, ये इनका कंट्रडिक्शन, ये कहते हैं कि कांग्रेस अपीजमेंट कर रहा था, इनके खुद के बयान है। ये कहते हैं कि हमने, इनके खुद बयान है, ये कहते हैं कि हमने मुसलमान के लिए इतना किया। अपीजमेंट कौन कर रहा है? अपीजमेंट ये कर रहे हैं। अमित शाह जी ने हाल ही में न्यूज 18 में कहा कि भाई जो अपीजमेंट करता है उसको उखाड़ दो। फिर हमको क्या इनको उखाड़ के रखना है? क्योंकि ये भी तो अपीजमेंट कर रहे हैं। तो कंट्रडिक्शन की बात, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो गया है, फिर आपको और कहते हैं कि सारा आतंकवाद पाकिस्तान कर रहा है, फिर आपको तो एक्सप्लेन करना है जम्मू कश्मीर में टेररिज्म फिर कौन चला रहा है। एग्जैक्टली। कि हमने एलईटी के प्रेसिडेंट को भी वहां पे अरेस्ट करवाया, और हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स अब वहां पे एलईटी के लोगों को वहां पे ख्याल रख रहे हैं उनका। तो फिर यहाँ पे एलईटी को कौन चला रहा है?
एलईटी के या जैश मोहम्मद के जो ट्रेंड यहाँ पे कमांडोज ऑपरेट, इनको ट्रेनिंग कौन देता है? आपने कभी ये सवाल पूछा है? आपने बहुत बार अखबार में पढ़ा है कि आर्मी वाले कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि भाई राजौरी पुंछ में जो टेररिज्म है वो बड़ी एक फॉरेस्ट और माउंटेन टेरेन है, इसके कारण वहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है। चलो ये बात मान ली है, वहाँ पे फॉरेस्ट टेरेन है, माउंटेन टेरेन है। आप मुझे बताइए, जो टेररिस्ट बाहर से आता है, जिसको उसकी उस जगह का मालूम नहीं है, उस टेरेन का मालूम है, वो किस तरह से उस टेरेन को बेटर तरीके से ऑपरेट करता है वहाँ पे, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज लेता है और हम नहीं कर पाते। इस कंट्रडिक्शन को कौन समझाएगा? इसका मतलब ओवरग्राउंड सपोर्ट है। मैं मुझे इस वक्त डेट याद नहीं है, मुझे मालूम है कि जब अमित शाह जी ने ये कहा, यहाँ पे इंडिया में ये बयान दिया कि टेररिज्म आखिरी सांसें ले रहा है, उस वक्त जयशंकर जी यूनाइटेड नेशंस में बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो दोनों बातें कैसे चलेंगी साइमल्टेनियसली एक ही टाइम के फ्रेमवर्क में? हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत एक जघन्य अपराध करने वाली एक टेररिस्ट प्रोसेस है जिसको पाकिस्तान चला रहा है, और दूसरे साइड से हम बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है। कभी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 25 टेररिस्ट एक्टिव है पूरे जम्मू कश्मीर में, फिर अगले महीने बोले नहीं 125 है, फिर कभी कुछ बोलते हैं। ये अपने आप को छलावा देने वाली बात है। तभी आपने कहा ना कि ये क्या, ये डिल्यूजन है, पॉलिटिक्स थ्रू डिल्यूजन, सेल्फ डिल्यूजन। ये काम भाजपा ने सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी के साथ किया है, और ये अभी भी एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर में है। इनको लगता है कि हमने सारी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की खत्म की है, अब तो हम कमाल कर गए, अब तो हमको मेडल मिलना चाहिए, अब तो हमको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये सोच है, इस तरह की सोच। भगवान बनने की प्रक्रिया है, उसमें विनम्रता खत्म हो जाती है, उसमें आपके देखने की सक्षमता खत्म हो जाती है। जो आपके सामने नजरों के सामने है, आप उसको नजरअंदाज करते हो। जम्मू कश्मीर में वही हुआ है, और मैं समझता हूँ वो बताएं किसकी जिम्मेवारी है, कहाँ पे गलती हो गई। क्या ये सच नहीं है कि वो घोषणाएं कर रहे थे कि कश्मीर में हमने कंट्रोल किया, अब कश्मीर में टेररिज्म फ्रस्ट्रेशन के कारण वो जम्मू आ गए हैं? क्या ये इन्हीं की बात नहीं है? इनके जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं वो तो कुछ है ही नहीं। जितेंद्र सिंह की तो आप बात ही नहीं सुनेंगे, बिकॉज इन्होंने रखा है नोविसेस को, नॉन एंटिटीज को इन्होंने रखा है, जो इनको कहीं पे समझा ना सके, कहीं पे इनके सामने बात ना कर सके, जिनकी अपनी कोई औकात ही नहीं हो, पॉलिटिकल औकात ही नहीं हो, ऐसे लोगों को दाएं बाएं रखा है। तो इनको करेक्ट भी कौन करवाएगा? इनकी करेक्शन कौन करवाएगा? नहीं, ये तो बात आपकी सही है कि इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है। कभी आप बोलते हो कि पाकिस्तान इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है, उसका कुछ वो है ही नहीं, और जब टेररिस्ट अटैक होता है तो एकदम पाकिस्तान पे सारे ब्लेम करने को चले जाते हैं। ये जो जिहाद की नेचर है, मैंने आपका वो सुन रही थी एक वक्तव्य, उसमें आप बोल रहे थे कि ये पहले काफिर्स के अगेंस्ट होता था, लेकिन अभी ये तकफीरी जिहाद इमर्ज कर रहा है। तो इसकी क्या रैमिफिकेशंस है, और कौन सी पैन इस्लामिक मूवमेंट्स जो है वो कश्मीर में एक्टिव है और कम्पीट कर रही है? देखिए, अब इसमें मैंने ये कहा था कि भाई जो ये इसमें डॉक्ट्रिनल डिक्लेरेशन तो काफिरों के, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ है, लेकिन नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने की प्रक्रिया जो मुस्लिम सोसाइटी के बीच में विभिन्न जो सेगमेंट्स हैं उनके भी जो बीच में मत भिन्नता है, एक दूसरे को काफिर कहने की प्रवृत्ति बनती है। वो लॉजिक वहीं पे आता है। जमात इस्लामी वालों को देवबंदी बोलेंगे कि ये काफिर हैं, देवबंदियों को अहले हदीस वाले बोलेंगे कि ये काफिर है। तो एक मिथ है, वो मिथ है कि मुस्लिम जो यूनिटी, प्रॉफिट के मरने के बाद ही कभी भी ग्लोबली मुस्लिम यूनिटी नहीं रही। इवन जब कैलिफेट भी ऑपरेट कर रहा था तब भी मुस्लिम यूनिटी नहीं थी। अगर मान लीजिए मिडिल ईस्ट कोई एंटिटी है तो फिर इस्राएली एंटिटी अलग नहीं होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर इराक अलग नहीं होता। अगर सब लोगों की आइडेंटिटी अरब है और सब इस्लामिक है, फिर ये डिफरेंटली एग्जिस्ट क्यों करते हैं? फिर सऊदी अरबियन, या जिसको आजकल सऊदी अरबिया कहा जाता है, वहां से ही रिवोल्ट हो गया टर्किश ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ।
जब ओटोमन एम्पायर को डिसमेंटल किया गया, उसका एक प्रमुख रीजन था जो अरब कंट्रीज ने, जिनको टर्की के साथ उनका वारा नहीं बैठता था, वो नहीं मानते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मुस्लिम सोसाइटी के बीच में एक डिविजन्स जो है, उन डिविजन्स को भी काफिर या नॉन काफिर के इस पर्सपेक्टिव में डिस्क्राइब किया जाता है। तो जो इस वक्त पान इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि भाई एक तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सारे काफिर हैं, ट्रीज हैं या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी न किसी रूप में किसी इनफिडल कंट्री के साथ, इनफिडल लीडरशिप के साथ या इनफिडल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी काफिर हैं। इसलिए आईएस की नजर में, अलकायदा की नजर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी एक काफिर गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया। समझ रहे मेरी बात? तो ये अब इससे क्या होता है, इससे एक विशसनेस क्रिएट होती है। जो डिफरेंट मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनको, उनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन अपने आप को ज्यादा इस्लामिक साबित करे। समझ रहे हैं मेरी बात? देवबंदी बोलते हैं कि हम ही असली इस्लाम चला रहे हैं, अहले हदीस बोलते हैं कि हम ही असली इस्लाम चलाते हैं, हमारा ही सबसे प्योर इस्लाम है। जब ऐसी बात होती है तो आपस में कंपटीशन होता है ये दिखाने का कि हम में से कौन कौन ज्यादा इस्लामिक है। वो कंपटीशन रिफ्लेक्ट होता है थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटीज ग्लोबली। कौन कितनी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है इनफिडल इंडिविजुअल्स के खिलाफ या इनफिडल सोसाइटीज के खिलाफ या इनफिडल स्टेट्स के खिलाफ। ये प्रक्रिया चलती है, वो एक विषम परिस्थिति बनाती है। तो फिर अहले हदीस और देवबंदियों के बीच में लड़ाई होगी कि भाई कश्मीर में सबसे ज्यादा काफिरों की को डैमेज करने का काम कौन कर रहा है, जैश मोहम्मद कर रहा है कि लश्कर ए तोयबा कर रहा है। तो इस कंपटीशन में जो थ्रेट टू नॉन मुस्लिम्स हैं, जो डेंजर्स टू नॉन मुस्लिम्स हैं, वो सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी बात को नजरअंदाज मोदी गवर्नमेंट ने किया पिछले 10 साल। उन्होंने समझा कि हम पाकिस्तान को धमकी देते हैं तो सारी मिलिटेंसी को हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उनकी नजरों के सामने मोर मिलिटराइज्ड, मोर सोफिस्टिकेटेड मिलिटेंसी टेररिज्म चल रहा है। वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ये कैसे है। मुस्लिम ब्रदरहुड है, दे आर नॉट एवर्स टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। वो डेमोक्रेसी में घुस के आपको अंदर रॉट क्रिएट करते हैं और आपको खा रहे हैं। देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी जो पान इस्लामिक विचारधारा वाली पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, उनमें बहुत समय तक वो अपने आप को डिफाइन करती थी एज एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस। वो समझते थे कि डेमोक्रेसी और इस्लाम के बीच में एक फंडामेंटल, एक आइडियोलॉजिकल, डॉक्ट्रिनल, इन सारी मूवमेंट्स की तरफ से अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, अपने अपने कंट्रीज में जहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे इन्हें डेमोक्रेटाइजेशन या डेमोक्रेटिक प्रोसेस का प्रमुख एक एक्सप्रेशन इलेक्शन होता है, उन्होंने इसका अपोज किया। इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर एक जगह है जहां पे एक मुस्लिम लीडर को इंस्टॉल किया, जो शेख उबला था, जिसने ये समझा कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर में घुस के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके एक मुस्लिम स्टेट को बिल्ड कर सकते। तो इन ए वे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉइनियर है एक मुस्लिम स्टेट को बनाने में विद इन ए डेमोक्रेटिक सेक्युलर डोमेन। बहुत समय तक मुसलमान जो पान इस्लामिक ग्रुप्स हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आई है, लेकिन पिछले 3 दशक से ज्यादा, पिछले 4 दशक में एक आइडियोलॉजिकल या आपका एक स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, जहां पे पान इस्लामिक ग्रुप समझते हैं कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में अंदर घुस के इसका कब्जा कर सकते हो। ये प्रक्रिया आपको इंडिया में दिख रही है, ये प्रक्रिया आपको जिसको कहते हैं यूरोप में दिख रही है, ये प्रक्रिया आपको अमेरिका में दिख रही है। तो ये सारे ग्रुप्स अब समझते हैं कि भाई इलेक्शन एक तरीका है जिसके माध्यम से जिसको आप कहेंगे कि नॉन मुस्लिम डोमेन्स को अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है, और हमको इसका उपयोग भी करना है अपनी विचारधारा को छोड़े बगैर, और अपने जो बाकी तरीके हैं, टेररिज्म का तरीका है, वायलेंस का तरीका, उसको भीतर घुस के उनके माध्यम से
पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करनी है, कब्जा करने की कोशिश भी करनी तो जब भी कोई ऐसा टेरर अटैक होता है तो वी रैली द होल ऑफ द कंट्री ये कहते हुए कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट दैट इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। एयर स्ट्राइक कर देनी या फिर कुछ चंद टेररिस्ट को मार देना, जो फंडामेंटल इश्यूज है बयानबाजी होती है। ये बयानबाजियां होती हैं, ये बेसिकली डाइवर्शंस होते हैं, पब्लिक प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने की एक प्रक्रिया होती है। और अभी तक जो कांग्रेस के टाइम पे भी इस्तेमाल होता था और भाजपा के टाइम पे ज्यादा शिद्दत से इस्तेमाल होता है कि आपको सडनली सुनाई देगा, अब पहले तो पाकिस्तान को गाली निकालेंगे, एग्जैक्टली पाकिस्तान जिम्मेवार है, हम पाकिस्तान का ये करेंगे वो करेंगे। फिर आप देखेंगे LOC पे आप देखेंगे एक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर क्लियर किया जाता है कि सडनली 4 दिन के बाद भाई उस आतंकवादी को जिसने ये टेररिस्ट एक्ट किया हमने उसको मार दिया। और पब्लिक डोमेन में खास तौर से जो फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कंडमनेशन की प्रोसेस चलती है। तो आप बेसिकली जो ये बदला लेने की बात है, ये बेसिकली डाइवर्शन की बात है, ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से विमुख करने की बात है। जिन कंट्रीज को एक्शन करनी होती है वो न तो धमकियां देते हैं, वो काम कर। तो अभी तक मोदी के कार्यकाल में सैकड़ों कमांडो टाइप ऑपरेशंस पाकिस्तान ने या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने या ऑटोनॉमस इस्लामिक टेररिस्ट ने किए हैं। भारत सरकार की तरफ से 2 एक्ट हुए हैं, एक उड़ी के टाइम हुआ और दूसरा पुलवामा के बाद बालाकोट एक्ट हुआ। उसके अलावा इट इज अ स्टोरी ऑफ टोटल कंप्रोमाइज विद टेररिज्म। मैंने आपके ध्यान में तभी ये बात लाई कि भाई क्या अमित शाह जी को ये समझना नहीं चाहिए कि अगर इनके आर्मी के लोग, अमित शाह जी खुद हम टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट टेरेन है, वहां पे माउंटेन टेरेन है, तो क्या इनको कोई नहीं पूछता कि क्या ये माउंटेन और फॉरेस्ट टेरेन सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए है? और जो वहां से टेररिस्ट आते हैं जो अपनी धरती पे भी नहीं है और एक हिंदू बहुल क्षेत्र में टेररिज्म करते हैं, उनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या नहीं है? वो किस तरह से आपको एम्बुश भी करते हैं, आपकी कैजुअलिटीज भी लेते हैं और आप उनको मार भी नहीं सकते हो। अभी इस वक्त भी कठुआ का एनकाउंटर चल रहा है, 15 दिन से हमको मालूम नहीं आप बंद भी किया है कि नहीं किया है। उनको पकड़ नहीं पाए, जिन्होंने 4 पुलिस ऑफिसर्स को मारा उनको वो पकड़ भी नहीं पाए। अमित शाह जी को ये सवाल कोई पूछता ही नहीं है कि भाई तू बार बार फेल हो रहा है, तू बार बार फेल हो रहा है, तो कहीं भी अपनी पर्सपेक्टिव को तो चेंज कर। अब हमको कह रहे हैं कि आप सिंध वाटर ट्रीटी को हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये शायद 5वीं बार इन्होंने इन्वोक किया है सिंध वाटर ट्रीटी को। ये पहली बार थी और मैंने तो ये पढ़ा था पहली बार है। पहली बार नहीं हुआ, ये 5वीं बार हुआ है। अच्छा, 5वीं बार इन्होंने इन्वोक किया है इसको। और इससे पहले जो फैसला किया था करेंगे, क्या इन्होंने किया? देश की जो हिंदू पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो कांग्रेस में है या बीजेपी में है, उसका एक अनुभव है, उसका अनुभव है कि हिंदू बेवकूफ है, हिंदू को इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है। थोड़ा बहुत उस वक्त की उसकी सेंसिटिविटी के बारे में संज्ञान होना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी इस वक्त क्या है। कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू को बेवकूफ बनाया, बीजेपी के पूरे तंत्र ने हिंदुत्व के नाम पे और कांग्रेस हेट्रेड के नाम पे हिंदू को बेवकूफ बनाया। ये बात चल रही है। ये कम्युनलिज्म के रूट से सेकुलरिज्म को लाना चाहते हैं। या ये पॉलिसी स्ट्रक्चर J&K का वही है। देखिए इसका मैं फिर से कहता हूँ, ये कांग्रेस की ही पॉलिसीज की पुनरावृत्ति है और बड़े विकृत तरीके से। कांग्रेस ने भी मुस्लिम कम्युनल फोर्सेस के साथ या सिख कम्युनल फोर्सेस के साथ, मैं जम्मू कश्मीर और पंजाब की बात बोल रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने फॉर्मली कभी ये नहीं कहा कि वो रिलीजियस सब नेशनल पार्टीज के साथ अलायंस करेंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि सब नेशनल पॉलिटिक्स एक लेजिटिमेट पॉलिटिक्स है, उन्होंने कभी नहीं ये फॉर्मली नहीं कहा। बीजेपी के अरुण जेटली ने तो फॉर्मली कहा कि हम नेशनलिज्म सब नेशनलिज्म के रास्ते से लाएंगे, और वो सब नेशनलिज्म रिलीजियस सब नेशनलिज्म था, क्योंकि
टीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रिलीजियस सब नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह से पंजाब में अकाली सिख रिलीजियस सब नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। इनके साथ इनके फॉर्मल अलायंसेस हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो समझ रही हूँ। ये जो ये बोल रहे हैं कि legitimize कर रहे हैं। ये जो ये बात है, ये इनके पॉलिसी स्ट्रक्चर का, इनकी विजन का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। ये इसको रिलीव नहीं करते हैं। इन्होंने इस हत्याकांड के बाद ये नहीं कहा कि कश्मीर में जो टेररिस्ट वायलेंस हो रही है, जिनोसाइड हो रहा है। इन्होंने ये बात नहीं की, इस बात से अपने आप को मुकाबला। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो टेररिस्ट ये कर रहे हैं उनके पीछे एक विचारधारा है, हम उनको विचारधारा को खत्म करना है। इन्होंने ये नहीं कहा मुस्लिम सोसाइटी को, भाई ये आतंकवादी आपके घर में पल रहे हैं, आपको इनको रीन अवे करना है, आपको इनको निकाल के फेंकना है। ये किसी जंगल में नहीं रह रहे हैं, ये आपके घरों में रह रहे हैं, आपके घरों से निकल रहे हैं। आपको इस प्रॉब्लम का संज्ञान लेना है, आपको इनको उखाड़ के फेंकना है। ये इन्होंने कभी नहीं कहा। क्योंकि मुस्लिम वीटो काम करता है इंडिया में मुस्लिम वीटो काम करता है। तो इसी के साथ अजय जी, आई थिंक मतलब कि जो आप बोल रहे हैं कि कॉस्मेटिक मेजर से और बयानबाजी से टेररिज्म नहीं जाने वाला है, डेफिनेटली। एंड बड़ी ऑब्वियस ही चीज़ है, मतलब कि वही मोडस ऑपरेंडी है। जैसे टेररिस्ट अटैक होता है, ये जो फंडामेंटल इश्यूज है, फंडामेंटल बातें हैं, जेनोसाइड को एक्नॉलेज करना, ये कभी नहीं होता है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, और पीसफुल नीजर्क रिएक्शंस आ जाते हैं। नहीं, ये डाइवर्ट करते हैं, उस समय को निभाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर नॉर्मल अपने उसी मूड में आते। काम पहले भी होता था, अब भी बड़ा ठीक ठाक से हो रहा है। अब तो हिंदू को कहा जाता कि बटोगे तो कटोगे, तो फिर एकदम से उसको चुप कराया जाता। ठीक है अजय जी, थैंक यू। इसी के साथ धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।